गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी तैयारी में जुटे होंगे और मैं अपना हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड लेक्चर पेश करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको भारतीय प्रागैतिहासिक के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और इतिहास के स्रोत क्या हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत क्या हैं, असाहित्यिक स्रोत क्या हैं, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। आपको ये भी बता दिया था कि प्रागैतिहासिक युग क्या होता है, आदि इतिहास क्या होता है और इतिहास में जो डिफरेंस है वो भी मैंने बता दिया था और उसके स्रोत भी मैंने बता दिए थे। अब इससे आगे मैं आपको आज से भारतीय प्रागैतिहास के बारे में पढ़ाऊंगी। अच्छा बच्चों, बताती हूँ मैं भारतीय प्रागैतिहास क्या होता है। भारत में मानव के अस्तित्व और बसने का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही हो रहा है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम गहन अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है, जिसने भारत में खोजे गए संभवतः प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण यानी कि पल बरम हथौड़ों की खोज की। बाद में ब्रूस फुट ने दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की। सर मॉरिटिमर व्हीलर का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रयासों से हमें भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और उनके क्रमों को जानने में काफ़ी मदद मिली। भूवैज्ञानिकों ने काल के आधार पर पत्थरों के उपकरणों के प्रकार व तकनीकी और जीविका के आधार पर भारतीय पाषाण काल को मुख्य 3 भागों में बांटा। भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। प्राचीन पाषाण युग यानी पुरा पाषाण काल, जो 5 लाख यानी 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। उत्तर पाषाण युग यानी मध्यकाल, जो 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व था। नव पाषाण युग यानी नव पाषाण काल, जो 6,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला। ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान रहने वाले सबसे पहले व्यक्ति ने अपने आसपास पाए जाने वाले पत्थरों के औजार बनाए, जिससे उससे शिकार करने और उसे भूख मिटाने में सहायता मिली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा पुरा पाषाण काल यानी कि शिकारी और भोजन संग्रह काल क्या था। तो पुरा पाषाण काल, देखिए मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, इसके साथ साथ आप नोट्स भी अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप नोट्स भी बनाते जाइए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको आसानी लगेगी। जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मालूम पड़े वो आप नोट करते जाइए, कि आपकी परीक्षा की पर्पज से बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। पुरा पाषाण काल क्या होता है। इसको शिकारी और भोजन संग्रह काल भी कहते हैं। पुरा पाषाण काल यानी पाषाण काल का सबसे प्राचीन समय है, जो कि अत्यंत नूतन काल या हिमयुग के रूप में विकसित हुआ। सिंध और गंगा की तटीय मैदानों यानी दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी घाटों के पहाड़ी इलाके को छोड़कर यह भारत के लगभग सभी भागों में फैला था। होमो इरेक्टस यानी सीधा आदमी प्रजाति से संबंधित प्रागैतिहासिक मानव के पास जटिल भाषाओं को संस्कृति नहीं थी। वह शायद कुछ ध्वनियों या शब्दों और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। तो पुरा पाषाण काल ये था। इनकी जीवन पद्धति और मुख्य विशेषताएं क्या थी वो भी आप नोट कर लीजिए। कहा जाता है कि भारत के पुरा पाषाण पुरुष यानी कि नेग्रिटो जाति के थे। वो खुली हवा, नदी, घाटियों, गुफाओं में रहते थे। और दूसरा पॉइंट है, ये बेभोजन संग्रह करने वाले लोग थे, जो कि शिकार और जंगली फल व सब्जियों के सहारे जीवित रहते थे। और तीसरा पॉइंट ये है कि उन्हें कृषि, भवन निर्माण, बर्तन बनाने और किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। चौथा पॉइंट नोट करिए। प्रारंभिक पुरापाषाण काल के कला के साक्ष्य चित्रकारी के रूप में दिखते हैं। इस दौरान मानव बिना कांटे, छांटे और घिसे पिटे पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, जिसमें हथौड़ा, छुरा, कुल्हाड़ी, गड़ासा, लछड़ी और कुदाल प्रमुख थे। किंतु पाषाणकालीन औजार यानी कि क्वार्जिट नामक कठोर पत्थर से बनते थे। तो पहले के जो पुरा पाषाण काल में जो औजार बनते थे वो किस पत्थर के बनते थे? क्वार्जिट नामक कठोर पत्थर के बनते थे। इसलिए भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव को क्वार्जिट मानव कहा जाता है। पुरा पाषाण उपकरण जो आपको मैंने दिखाया, पहले उन्होंने बहुत मोटे बनाए, फिर उससे और पतला अपना औजार करा, फिर उससे और पतला किया, फिर उससे और पतला किया, फिर उसने और पतला चाकू नुमा उन्होंने अपना औजार बना लिया।
पुरापाषाण शब्द ग्रीक शब्द यानी कि पैलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ यानी पुराना और लिथिक का अर्थ है पत्थर। इसलिए शब्द पुरापाषाण युग पुराने पत्थर की उम्र को दर्शाता है। प्लेस्टोसिन काल इस युग का भूगर्भीय काल है, जब पृथ्वी की सतह बर्फ से आच्छादित थी और मौसम इतना ठंडा था कि मानव व पौधों का जीवन बच नहीं सका। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघलने के कारण मानव प्रजाति का अस्तित्व बन सका। मानव विकास की अवस्थाएं यानी कि ऑस्ट्रोपिथेंस, एटोसिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेसिस और होमो सैपियंस, इस तरह से इस क्रम में मानव का विकास हुआ। जो पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं इंडिया में, जैसे लोअर पैलियोलिथिक जो सर्कल में जितना भी दर्शाया गया इस मैप में, वो लोअर पैलियोलिथिक है, और ट्रायंगल में मिडिल पैलियोलिथिक है, और जो स्क्वायर में है वो अपर पैलियोलिथिक है। जो सर्कल में जो अंडर ट्रायंगल है वो लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक एरा इसमें मैप में दर्शाया गया है। अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी। और जिसमें जो पत्थर के औजार और प्रकृति के आधार पर पुरापाषाण को भी 3 चरणों में बांटा गया। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल था उसमें क्या था कि हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग मुख्यतः काटने, छांटने और खाल तराशने के लिए किया जाता था। सोन और सोहन नदी घाटियां जो भी हैं अब पाकिस्तान में कश्मीर, थार रेगिस्तान, डिडवाना राजस्थान, हिरण घाटी गुजरात, हिमबेटका की पर्वत कंदराएं मध्य प्रदेश और वेलान घाटी यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पाए गए। 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का युग माना जाता है। हिम युग का अधिकांश हिस्सा इसी काल में आता है। अब बताते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल क्या होता है। यानी कि पत्थर के टुकड़ों से बने औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः कुदाल, छिद्रक, नुकीले पत्थर और गंडासा थे। सोन नर्मदा और तुंगभद्रा नदी घाटियां जैसे पोटवार पठार, सिंधु और झेलम के बीच और संघाओं गुफा जैसे कि पेशावर के पास पाकिस्तान में पाए गए। 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व इसकी स्थिति थी। एच.डी. संकालिया द्वारा 1960 ईस्वी में यह सत्यापित किया गया कि नेवासा महाराष्ट्र के उल्खनन स्थल के नाम पर इसे नेवासन उद्योग का नाम दिया गया। अब आते हैं हम उत्तर पाषाण काल क्या होता है। समानांतर किनारों वाले गणाशे, छिद्रक और कुछ जगह हड्डियों के औजार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर पठार में पाए गए। हड्डियों के बने औजार जैसे करनूल की गुफाओं और आंध्र प्रदेश के मुछातला चिंतामणि गांव में पाए गए। 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व इसका एरा था। इस चरण के अंतिम दौर में मानव जाति अस्तित्व में आई। यह हिमयुग के अंतिम चरण में मेल खाता है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और कम आर्द्र थी। तो ये आपने देखा कि हमारा पुरापाषाण काल क्या था, यानी कि शिकारी और भोजन संग्रह काल क्या था। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में कुछ उपकरण और भी बनाए गए, जैसे इसमें सिलबट्टा बन गया था, एक गड़सा टाइप का उन्होंने बना लिया था, और आप देख रहे हो बिल्कुल जैसे अपने लोगों की जो कुल्हाड़ी होती है स्ट्रक्चर में, जो मैंने देखी इसमें फोटो में दिख रहा होगा आपको, जो कुल्हाड़ी जैसी जैसे हम लोग कुल्हाड़ी में डंडी लगाते हैं, उसमें डंडी नहीं लगाते थे, वैसे उन्हें स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया था, चाकू जैसा बना लिया था, भाला जैसा भी उन्होंने कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना लिया था, और सिलवटना भी उन्होंने बना लिया था। यानी कि मेसोलिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मीसो और लिथिक। यानी कि जो मध्य पाषाण काल था वो कैसा काल था, आखेटक और पशुपालक जैसा काल था। और मध्य पाषाण काल के उपकरण के बारे में मैंने बता ही दिया है। और मेसोलिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मीसो और लिथिक। ये ग्रीक के मीसो का अर्थ होता है मध्य और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर होता है, इसलिए इसे पूर्व इतिहास में मीसोलिथिक चरण को मध्य पाषाण युग के रूप में जाना जाता है।
मध्य पाषाण काल पाषाणकालीन संस्कृति के बीच के काल को दर्शाता है। मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन दोनों ही संस्कृतियां अभिनव युग, जिसमें 10,000 साल से पहले अत्यंत नूतन काल की जगह ली थी, के अधीन आती हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन यापन का आधार शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्रित करना और बाद के काल में पशुपालन था। मध्य पाषाण काल का एक मुख्य पहलू पहले से स्थापित पत्थर के औजारों के आकार का छोटा होना था। इस काल के औजारों की विशेषता उनका आकार में सूक्ष्म होना था। पत्थर के लघु औजार जो ज्यादातर गूढ़ क्रिस्टली, सिलिका, सोटिक और चकमक आदि के बने होते थे। आकार में ज्यामिति और अज्यामिति दोनों होते थे। इनका इस्तेमाल सिर्फ औजार के रूप में ही नहीं होता था, बल्कि इनके अन्य मिश्रित औजार जैसे भाले की नोक, तीर की नोक, हसिया आदि बनाए जाते थे, जिसमें लकड़ी की हड्डियों की मूठ को जोड़ा जाता था। लघु पाषाणी हथियारों में मध्यकालीन मानव को छोटे जानवरों और पक्षियों को शिकार करने में समर्थ बनाया। अच्छा, इनकी जीवन पद्धति और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके लिए नोट कर लीजिए आप। सबसे पहला था मध्य पाषाणकालीन मानव जो था अर्धस्थायी था और अस्थायी बस्तियों के साथ जो कब्जाई गई गुफाओं और खुले मैदानों में रहते थे। दूसरा था पॉइंट इसमें यह कि वे शिकार, मछली पालन, खाद्य संग्रह और उसके साथ ही बाद में पशुपालन के साथ साथ खेती बाड़ी से भी जीवन यापन करते थे, जिससे नवपाषाणकालीन जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ज्यादातर इलाकों में यह संस्कृति कृषि से पहले के समय स्थापित हुई। वे लोग आग का प्रयोग करते थे और संभवतः भोजन को भी भूनते थे। वे मृतकों को दफनाते थे, कभी कभी उनके साथ जरूरी सामानों को भी दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद जीवन के प्रति आस्था को दर्शाता है। उनमें कलाकारी अगला चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि उनमें कलाकारी कौशल था और प्राग इतिहास के मध्य पाषाण काल में पत्थरों पर की गई कला का आरंभ हुआ और 1867 ईस्वी में भारत को पहली पत्थरों पर की गई चित्रकारी जो सोहागीगढ़ यानी कि कैमूर पहाड़ियां उत्तर प्रदेश में खोजी गई थी। अब यह 150 से ज्यादा मध्य पाषाणकालीन पत्थरों पर की गई कला के स्थल संपूर्ण भारत में खोजे जा चुके हैं, जिसमें से सबसे समृद्ध स्थल यानी कि मध्य भारत में है, जैसे कि भीमबेटका गुफाएं और खारवार, जोरा और कथोटिया, और मध्य प्रदेश सुंदरगढ़वा, संबलपुर उड़ीसा व एजहुथु गुफा केरल में है। मध्य पाषाणकालीन पत्थरों पर की गई कला स्थलों में अधिकतर चित्र जानवरों के मिलते हैं। हालांकि मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी में सांपों को नहीं दर्शाया गया है, साथ ही पत्थरों पर उकेरे गए कुछ चित्रों से धार्मिक प्रथाओं के विकास और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है। इस युग में हुई तापमान में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप जलवायु गर्म होने के कारण बर्फ पिघलने लगी, जिससे वनस्पति और जीवों में कुछ बदलाव आए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव समूह अत्यधिक गतिशील बन गए और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसमें हम भीमबेटका की गुफा की चित्रकारी के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें इस तरह की चित्रकारी देखने को मिली है कि वो कुछ जानवर पर बैठा हुआ है और अपने हथियार से शिकार कर रहा है, और ये सब आपकी पूरा जो आपका मध्य पाषाण काल था उसमें सब मिला है। और जो मुख्य मध्य पाषाणकालीन स्थल क्या थे, और उसमें स्थल से जैसे कि कोठारी नदी पर बागोर, ये राजस्थान में है। इसका महत्व है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमाणिक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ ये पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य उपलब्ध कराता है। महादहा उत्तर प्रदेश हड्डियों की बनी कलाकृतियों के साथ तीर की नोक और हड्डियों के जेवर प्राप्त हुए।
एक कब्र में मिली जिसमें एक पुरुष और महिला के साथ दफनाया गया था। अच्छा, लाग नज गुजरात में, जो महेसाना जिला और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर क्षेत्र में है। हालांकि ज़्यादातर मध्य पाषाण कालीन स्थलों में मिट्टी के बर्तन नहीं मिले थे, लेकिन इन दोनों स्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भीमबेटका के चित्रों से यह पता चलता है कि उस काल में विभिन्न जानवरों का शिकार किया जाता था। शिकार के लिए पुरुष और महिलाएं एक साथ जाया करते थे, जिसके साथ वे शिकार, मछली पकड़ने, नृत्य और पौधों के भोजन संग्रह का भी चित्रण करते हैं। ये आपका मीसोलिथिक साइट्स इन इंडिया है। इसको आप मैप में देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। फिर इसका अगला है जिसमें मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र, मध्य भारत, कृष्णा नदी का दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और पश्चिम बंगाल के जो बीरभानपुर और लागनज गुजरात के समीप यानी कि सरायनगर, राय, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ क्षेत्र के समीप है। इन संबंध राज्यों के प्रमुख स्थल हैं। अगला है आपका बच्चों नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब हेडिंग डालिए आप नवपाषाण काल। इसको आप साथ साथ नोट करते जाइए, और अगर नहीं नोट करना चाह रहे हैं तो आप मेरी सिर्फ वीडियो भी सुन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको इसमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी और आपको अपनी तैयारी को एनहेंस करने में भी सहायता मिलेगी। तो अब आपको मैं बताऊंगी नवपाषाण काल क्या था। इसको खाद्य उत्पादन का आरंभ काल भी कहते हैं। जैसे उत्तरी भारत में नवपाषाण काल का आरंभ 8000 से 6000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दक्षिणी और उत्तर भारत के कुछ स्थलों में यह 1000 पूर्व से भी पुराना है। प्रागैतिहास में इसके महत्व का इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो बी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण चरण को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया था। इस काल में बहुत सी नई चीजों का परिचय कराया है, जैसे कि कृषि और पशुपालन का इस युग में आरंभ हो गया था। नुकीले और पॉलिश किए गए औजारों ने यानी कि भूमि को जोतना जो आसान बना दिया था। इसलिए नवपाषाण कालीन मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और फल उगाना तथा रागी के समान मक्का, चने की दाल, कुल्थी जैसे फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया था। इसमें जानवरों जैसे भेड़ और बकरियों का पालन भी आरंभ कर दिया था और परिणाम स्वरूप स्थायी कृत यानी समुदायों का उद्भव हुआ। अगला है आपका, इसमें तकनीकी खोजें क्या क्या हुई थी नवपाषाण काल में। तकनीकी खोजों में से नवपाषाण का मानव ने पत्थर के औजार बनाने में नई नई खोजें में पॉलिश किए गए सुव्यवस्थित औजार सहित अन्य सामग्रियों को जो पीसने के पत्थर के उपकरण भी शामिल हैं, वो औजार बनाने के लिए क्वार्ट्ज के अलावा पॉलिश किए गए पत्थरों पर ज़्यादा निर्भर थे। और सेल्ट का इस्तेमाल तराशे हुए पत्थर के बने औजार और पॉलिश की गई हथौड़ी बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। पत्थरों के औजारों के अतिरिक्त हड्डियों के बने विभिन्न प्रकार के सामान जैसे कि सुइयां, कुदालियां, बंधक, तीर की नोक और जो पेंडेंट, चूड़ियां और बालियां भी प्राप्त हुई। पॉलिश किए गए औजारों के द्वारा यानी कि मानव को खेती व शिकार करने व अन्य गतिविधियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने सरल हो गया। पत्थरों के औजारों के अतिरिक्त यानी हड्डियों के बने विभिन्न प्रकार के सामान जैसे सुइयां, कुदालियां, बेदक, तीर की नोक, पेंडेंट, चूड़ियां, बालियां भी प्राप्त हुई तथा पॉलिश किए गए औजारों के द्वारा मानव को खेती व शिकार करने व अन्य गतिविधियों को बेहतर करने में क्रियान्वित करना आसान हो गया। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने का भी आविष्कार हुआ था। नवपाषाण कालीन समुदाय में सबसे पहले हाथ के मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ किए थे। बाद में चौक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जिसमें मिट्टी के बर्तनों में काले पॉलिश किए गए बर्तन यानी कि स्लेटी बर्तन, चटाई की छाप वाले बर्तन शामिल हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। नियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द के से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि न्यू का अर्थ होता है नया, लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, जिससे नवपाषाण काल युग शब्द यानी कि न्यू स्टोन युग को संदर्भित करता है। नवपाषाण काल में से आत्मनिर्भर और ग्रामीण समुदायों का भी
उदय हुआ। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग ज्यादा व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। वे मिट्टी और बेत के बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। वे नाव बनाना जानते थे, साथ ही उन्हें कपास तथा ऊन को बुनना और कपड़ों की बुनाई का भी ज्ञान हो गया था। इसी नवपाषाण काल में श्रम का लिंग व उम्र के आधार पर विभाजन भी हो गया था। जैसे जैसे समाज की प्रगति हो रही थी, वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता महसूस किया जाने लगा। इससे अन्य समुदाय में श्रमिकों की सहायता ली जाने लगी। अब इसमें जो नवपाषाण काल में औजार थे वो आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। ओखली जैसा भी इन्होंने बना लिया था और कांटे वाटे भी उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। अब हम आपको बताएंगे नवपाषाण जो कालीन क्षेत्रीय संस्कृति थी वो क्या थी। भारत की उत्तर जो पश्चिमी नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या थी, यानी कि भारत में उत्तर पश्चिमी हिस्से में नवपाषाण कालीन संस्कृति बहुत पहले आरंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ के स्थल में आरंभिक नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो 7000 ईसा पूर्व के हैं। यह संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती थी। दूसरा है कश्मीर और नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या है। कश्मीर के नवपाषाण कालीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी और सर्दी से बचने के लिए लोग गड्ढों से बने आवासों में, जिसकी गहराई लगभग 4 मीटर की थी, उसमें रहते थे। अगला है गंगा नदी और मध्य भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या थी। इन नवपाषाण कालीन स्थलों को रस्सी के निशान वाले मिट्टी के बर्तनों से चिन्हित किया गया, जो कोल दीवा, चिरांद और शेनुवार और महागारा महत्वपूर्ण इसमें स्थल हैं। नवपाषाण कालीन क्षेत्रीय संस्कृति क्या थी, उसमें अगला है इसमें पूर्वी भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति, यानी ये नवपाषाण कालीन स्थल बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए गए। इससे पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के नवपाषाण कालीन परिसरों के साथ समानता दिखाई थी। अगला है दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या है। ये स्थल ज्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में मिले थे। इन स्थलों के केंद्र में राख के टीले भी थे, उनकी चारों ओर बस्तियां हैं। अगला है उत्तर पूर्वी भारत के नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या थी। उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति बहुत बाद में काल में दिखाई दी और आमतौर पर इसे 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व या उसके बाद का काल माना जाता है। यह जानना भी आवश्यक है कि भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित थी और उसके अलग अलग अंतरालों में भी संबंध है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अलीगंज की पाठशाला।